बच्चे ये एक पर्सन है ए, ये है बी, ये एजेंट नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को एज एन एजेंट, कह रहा है कि मैं एजेंट हूं, कह रहा है कि मैं एजेंट हूं। ए को पता लगता है इस बारे में, ए को पता लगता है इस बारे में। ए के सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, ए मना कर देता है कि ये मेरा एजेंट नहीं है, चुप, मना कर दिया, एक्सप्रेस तरीके से मना कर दिया, मना कर दिया, पब्लिक नोटिस दे दिया, फेसबुक में डाल दिया, इंस्टाग्राम में डाल दिया, टेलीग्राम में डाल दिया, हर जगह जितने ग्राम सब में डाल दिया कि मेरा एजेंट नहीं है। अगर एक पर्सन जो एजेंट नहीं है अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा एज एन एजेंट, और जिसके बिहाफ में रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उसने मना कर दिया ना बच्चे, तो उस केस में एजेंसी बनेगी ही नहीं, उस केस में एजेंसी बनेगी ही नहीं। वो व्यक्ति कहलाएगा प्रिटेंडेड एजेंट। क्या कहलाएगा? प्रिटेंडेड एजेंट। कौन कहलाएगा बच्चे? यहां कहलाएगा बी विल बी टर्म्ड एज प्रिटेंडेड एजेंट। कंसेप्ट समझना। लेकिन लेकिन थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूं बच्चा पार्टी। ए को पता चला कि उसके बिहाफ पे कोई रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को एज एन एजेंट। ए ना फिर भी साइलेंट है। थर्ड पार्टी तो ये मानेगी ना सर कि वो आपका एजेंट है, जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है और आप चुप है। सर थर्ड पार्टी तो ये मानेगी ना कि आप उसके एजेंट हैं। अगर वहां पर ए साइलेंट रहता है तो एजेंसी अपने आप बनेगी। उस एजेंसी को आप बोलेंगे एजेंसी बाय एस्टॉपेल। क्या बोलेंगे? एजेंसी बाय एस्टॉपेल। तीसरा ऑप्शन, ए कंडक्ट करके कंफर्म कर रहा है। मान लो एक व्यक्ति कह रहा है मेरी किताब बेच रहा है बैठ के, जबकि ऑथराइज पर्सन नहीं है, मुझे पता लगा, मैंने मना कर दिया, वो कहलाएगा प्रिटेंडेड एजेंट। मुझे पता लगा और मैं चुप हूं, बच्चे तो ये मानेंगे सही मैंने ऑथराइज किया होगा, एस्टॉपेल। अरे उसने तो बच्चों के सामने रिप्रेजेंट किया और उसके बोलने पर बच्चों को फ्री 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 नोट्स दे रहा हूं, तो बच्चे तो यही मानेंगे ना वो सही में मेरा एजेंट है। तो यहां तो मेरा कंडक्ट है सर, साइलेंस नहीं कंडक्ट। और जब कंडक्ट होगा ना बच्चे, तो उस केस में आप मानेंगे एजेंसी बनेगी बाय होल्डिंग आउट। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एस्टॉपेल में और होल्डिंग आउट में फर्क होता है। अगर कोई फर्क नहीं होता तो ये दो नाम अलग अलग नहीं होते। एस्टॉपेल में आप साइलेंस होते हैं, होल्डिंग आउट आपका कंडक्ट है। मेरे एक पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा एजेंट नहीं है, मैं चुप हूं, एस्टॉपेल। मैं नोट्स बांट रहा हूं बच्चों, उसके रिप्रेजेंट करने के बाद नोट्स बांटना मेरा कंडक्ट है। और चौथा ऑप्शन, मैंने दिल खोल के उसे एक्सेप्ट कर लिया, अरे हाँ तो मेरा एजेंट है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब जगह लिख दिया ये मेरा एजेंट है, तो अब वो कहलाएगा और वो एजेंसी बनेगी एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। कैसी बनेगी बच्चे? एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। ये कंसेप्ट ध्यान रखना हमेशा। अगर एक पर्सन एजेंट नहीं लेकिन अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपके सामने चार ऑप्शन है, या तो आप मना कर दें प्रिटेंडेड एजेंट, या तो आप चुप हैं एस्टॉपेल, या तो आप कंडक्ट से कंफर्म कर रहे हैं होल्डिंग आउट, या आपने दिल खोल के एक्सप्रेस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, तो एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। ये कॉमन डिफरेंस है। जो बच्चे एजेंसी पढ़ लेते हैं लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं पता होता कि इन चारों में फर्क क्या है। सब कुछ एक जैसे ही लगते हैं देखने में। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन जब एक्सप्रेस करेगा ना यहाँ पे, तो एक्सप्रेस करेगा एक्सप्रेस तरीके से। रेटिफिकेशन में ये जरूरी है एक्सप्रेस, ठीक है ना। तो एजेंसी में अगर आप इंप्लाइड की बात करें तो मैंने आपको एस्टॉपेल बताया, मैंने आपको होल्डिंग आउट बताया, मैंने आपको एजेंसी बाय रेटिफिकेशन पढ़ाया। पहले एस्टॉपेल की बात करते हैं, एक पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं और आप साइलेंट है, एस्टॉपेल। होल्डिंग आउट और रेटिफिकेशन सेम हो, कैसे सेम हो रहा है? कंडक्ट और एफर्मेशन में फर्क नहीं समझते, बिना फाउंडेशन पास के इंटर में आ गए। कंडक्ट और एक्सप्रेस अप्रूवल में फर्क नहीं समझते। कंडक्ट इंप्लाइड है और एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस। एक्सप्रेस इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को तिलांजलि दे दिया आपने, मिट्टी तिल डाल के स्वाहा। चलिए अब मैं फाउंडेशन बढ़ाकर काम करता हूं यहाँ पे, ठीक है। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, बेटे एस्टॉपेल में आप साइलेंट हैं, यहां पे आप कंफर्म कर रहे हैं बाय कंडक्ट। कहां पे कंफर्म कर रहे हैं जी? होल्डिंग आउट में। और नेसेसिटी अभी मैंने आपको नेसेसिटी नहीं पढ़ाया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, शांतिपूर्वक। नेसेसिटी, मैंने गुड्स भेजे अंश के हाथों, मैंने कहा लखनऊ पे डिलीवर कर दियो। अंश थोड़ा आगे निकला, आगरा तक गया, उसने ट्रक देखा एक बार खोल के तो गुड्स लगभग खराब होने की स्थिति में थे। उसने मान लेते हैं फ्रूट थे, उसने नियर बाय मार्केट में बेच दिए। बेचने से पहले मुझे कई बार फोन लगाया, मैं तो इसमें था क्लास में, तो मैंने फोन देखा ना, मैसेज देखा। क्या मैंने अंश को अधिकार दिया था फ्रूट बेचने का? नहीं, लेकिन सर सिचुएशन अर्जेंट थी, उसने मेरे से कम्युनिकेट करना चाहा, मैंने ही फोन नहीं उठाया। उसने अपने फायदे के लिए ऐसा नहीं किया, उसने किया मेरे फायदे के लिए, ताकि मुझे नुकसान ना हो, टू सेव प्रिंसिपल फ्रॉम द लॉस। और जो एक्ट था वो रीजनेबल था। रीजनेबल मींस, मान लो गुड्स की कीमत है बच्चे मार्केट में 50 रुपए, उसने 40-38 में बेच दिया। अब 50 का गुड्स 5 में बेचोगे तो मैं बोलता अरे क्यों बेच दिया यार, 22-25 में नहीं बेच रहा तो खराब हो जाएगा जूस नहीं फ्रूट का। तो एक्ट रीजनेबल होना चाहिए। और गुड्स की कस्टडी एजेंट के पास होगी। 5 कंडीशन, 5 सुनते जाना। पहली कंडीशन, सिचुएशन अर्जेंट थी, चाह कर भी कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था। उसने क्यों किया? ये प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए। जो एक्ट था वो रीजनेबल था, और गुड्स की कस्टडी किसके पास थी? एजेंट के पास। ये पांचों कंडीशन पूरी होंगी तो एजेंसी अपने आप बनेगी। भले ही अंश एक वैलिड ओनर नहीं होगा, लेकिन जिसको गुड्स बेचेगा उसके पास वैलिड ओनरशिप जाएगी। पढ़ लो रे, फाउंडेशन वापस आ गया। नेमोडेट कोड नॉन हैबिट के 10 एक्सेप्शन, उसमें से एक ये है। नेसेसिटी में भले ही एजेंट एक वैलिड ओनर नहीं है, लेकिन दूसरे को बेचता है तो ओनरशिप जाएगी। एजेंसी अपने आप बनेगी, इसे बोलेंगे एजेंसी बाय नेसेसिटी। अब आते हैं रेटिफिकेशन में। एक बार सुनो, रेटिफिकेशन क्या होता है।
देखो यार, एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे कि वो मेरा एजेंट है, मुझे पता लगा, मैं हर जगह, अब मुझे लगता है, मैंने पूछा, मैंने कहा बुक कितनी, कह रहा 100 ऑर्डर लेके बुक के आपके। बढ़िया बात है यार। अब मैं टेलीग्राम में लिख रहा हूँ, बच्चों ये व्यक्ति मेरा एजेंट है। सर अगर एक व्यक्ति जो एजेंट नहीं था, जिसे आप बाद में एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्टेंस के कुछ नियम है वो मानने पड़ेंगे। जैसे कि पहला नियम, एक्सेप्ट करते हो उसे एजेंट, तो थर्ड पार्टी को नोटिस देना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम के अंदर होनी चाहिए। पार्शियल एक्सेप्टेंस कभी वैलिड नहीं कि फाउंडेशन की बुक के लिए मैंने मना कर दिया, इंटर की बुक के लिए हाँ कर दिया, या इंटर के लिए हाँ कर दिया, फाइनल के लिए मना कर दिया, नहीं। जब भी रेटिफिकेशन होगा कंप्लीट के लिए, कंप्लीट के लिए। चौथी बात, हमेशा लॉफुल एक्ट ही रेटिफाई होंगे, इलीगल एक्ट रेटिफाई नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। पांचवी बात, प्रिंसिपल मस्ट बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। रेटिफाई करने के लिए प्रिंसिपल का ना पगला होना चाहिए, ना ही साउंड माइंड, ना ही माइनर, दोनों ही वक्त। जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया एजेंट ने तब, जब वो रेटिफाई कर रहा है तब, दोनों वक्त ही वो क्या होना चाहिए, कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान रखना बच्चे, इस केस में सबसे पहली बात, अगर रेटिफाई करना है तो होगा कंप्लीट ट्रांजेक्शन के लिए, रेटिफाई करना है ना आपने, तो रेटिफाई करने के लिए लॉफुल एक्ट रेटिफाई होंगे। तीसरी बात, रेटिफाई करोगे तो थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट करना जरूरी है। रेटिफाई करोगे तो रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए। रेटिफाई करोगे तो प्रिंसिपल का कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। रेटिफाई करोगे तो प्रिंसिपल से कुछ मत छुपाना, प्रिंसिपल को सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना। और जिसके बिहाफ पे काम किया रेटिफिकेशन तो वही करेगा ना, अगर मेरे बिहाफ पे काम किया है तो रेटिफाई में, अगर कोई और तो रेटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये 6-7 बातें ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चा पार्टी। ये तो हो गई फॉर्मेशन ऑफ एजेंसी, डन हो गई।